हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इस वीडियो लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड्स। हमने यहाँ दो सोलेनॉइड का एक सिस्टम कंसीडर किया है। ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है वो सोलेनॉइड S1 है, जिसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है और उसका रेडियस R1 है। फिर सोलेनॉइड S1 के ऊपर जो है एक दूसरा सोलेनॉइड S2 फाउंड किया गया है, जिसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है और उसका रेडियस है R2। आपको इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन और इंडक्टेंस का इंट्रोडक्शन देखा था। आपने पढ़ा था कि जब एक कॉइल से एक सोलेनॉइड से करंट कंटिन्यूअसली वैरी करता है तो उस कॉइल के उस सोलेनॉइड के आसपास यदि कोई दूसरा कॉइल या दूसरा सोलेनॉइड हो तो दूसरे सोलेनॉइड में, जिसे सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है, उसमें जो है करंट इंड्यूस होता है। इस फिनोमेनन को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जा रहा था। फिर यहाँ पर एक टर्म आपको बताया गया था कि सपोज कॉइल S2 जो है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वायरिंग करंट जो है फ्लो कर रहा है। अब कॉइल S2 में करंट वैरी कर रहा है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कॉइल S2 के कारण वो भी वैरी कर रहा होगा। फिर S1 से जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा वो भी वैरी कर रहा होगा। ठीक है, तो S1 से जो फ्लक्स वैरी कर रहा है उसे हम लोग मान लेते हैं N1 फ्लक्स लिंकेज थ्रू S1 इज N1 और आपने पढ़ा था कि ये फ्लक्स लिंकेज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट इन S2। ठीक है, सपोज S2 में करंट दौड़ रहा है जो कि वायरिंग करंट है। ठीक है, तो S1 से फ्लक्स लिंक करेगा। ठीक है, वायरिंग फ्लक्स जो है लिंक करेगा और फ्लक्स लिंकेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन S2 के। ओके, और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ था जिसे हम लोग कहेंगे M12 से मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जिसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैंने M12 से डिनोट किया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2। ओके, M12 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2। ओके, हमें M12 पता करना है। तो इसके लिए हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि कॉइल S2 में करंट है I2। तो यदि कॉइल S2 में करंट है I2 तो कॉइल S2 के कारण जो उसके इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट NI। फार्मूला होता है सोलेनॉइड के इंटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट NI, यहाँ पर N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया लेट I2 be the current in S2, then magnetic field inside S2, जिसे मैं B2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू म्यू नॉट NI और S2 के लिए N का वैल्यू है N2, म्यू नॉट N2 और करंट है I2। तो ये हुआ कॉइल S2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड में। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है लिंक कर रहा है कॉइल S1 से। तो कॉइल S1 से फ्लक्स लिंकेज कितना होगा? फ्लक्स लिंकेज थ्रू कॉइल S1 N1 Phi1, फ्लक्स लिंकेज को हम लोग N1 Phi1 से डिनोट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू
N1 के लिए आप लोग लिखेंगे N1L, जहाँ पर L जो है इन दोनों का लेंथ है, ठीक है। कॉइल S1 और कॉइल S2 दोनों का लेंथ जो है वो L है। तो N1 के लिए हमने लिखा N1 इंटू L। उसके बाद फाई के लिए ये होता है BA cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड है B2 और कॉइल S1 से मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है, तो उसका एरिया हो जाएगा A1 cos। देखिए दोनों को एक्सियल है, ठीक है। और S2 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। यानी कि S1 के जो एरिया वेक्टर कहा जाएगा उसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पर cos 0 डिग्री होगा, ठीक है। ये S1 का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये रहा, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक्सिस के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पर हम लोग cos 0 डिग्री यूज करेंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। N1 phi1 is equal to N1L। V2 अभी हमने कैलकुलेट किया है, म्यू नॉट N2 I2। और A1 का वैल्यू आप लोग लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ओके। तो ये आपको मिला फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। फिर आप लोग जानते हैं फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू M1 टू I2। फ्लक्स लिंकेज N1 phi1 is equal to M1 to I2। अब फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू आपको कितना मिला है? ये आपको मिला है म्यू नॉट N1 इंटू N2, फिर पाई R1 स्क्वायर L, N2 I2 इज इक्वल टू M1 टू I2। यहाँ से I2 और I2 कैंसिल होता है और आपको मिल जाता है M1 टू इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल S1 with respect to coil S2। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल S1 with respect to coil S2 आपको मिला म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर L। अब अगला केस आप लोग कंसिडर कीजिए। ऐसा मान के चलिए कि अब इस बार करंट जो है वो S2 में ना दे करके हम लोग S1 में देते हैं। तो S1 में ये वायरिंग करंट है, ठीक है। S1 में वायरिंग करंट है, तब S2 से फ्लक्स लिंक करता है, ठीक है। S2 से फ्लक्स लिंक करता है और फिर उसके बाद अब चूंकि S2 से फ्लक्स लिंक करता है और वो वायरिंग फ्लक्स है, इस कारण से S2 में EMF इंड्यूस होगा, उसमें करंट इंड्यूस होगा। तो अगेन हम लोग S2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू S1। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट I1 बी द करंट इन S1, देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S1 जो है आपका हो जाएगा, S1 के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N1 I1, ठीक है। और फिर फ्लक्स लिंकेज थ्रू कॉइल S1 जो होगा, फ्लक्स लिंकेज थ्रू कॉइल S1 के बजाय अब हम लोग S2 कहेंगे, ठीक ना, क्योंकि अब S1 में करंट दौड़ रहा है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो फील्ड लाइंस जो है
S2 के एरिया से लिंक कर रहा है। ओके, तो फ्लक्स लिंकेज थ्रू S2 दिस इज डिनोटेड बाय N2/2 एंड इट इज इक्वल टू N2 के लिए आप लोग लिखेंगे N2L, राइट। ये N2 जो है नंबर ऑफ टर्न्स है और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आपने यहाँ से यहाँ जो लेंथ है उसे L एज्यूम किया हुआ है, राइट। ये जो लेंथ है ये L है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है N2 × L हो जाएगा। फिर उसके बाद φ2 के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? φ2 के लिए आप लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो S1 के कारण है, जिसे B1 से डिनोट करेंगे, और इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। अब देखिए जरा सोचिए, S1 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो S1 के अंदर ही कंसंट्रेटेड है ना। S1 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो S1 के अंदर ही कंसंट्रेटेड है। हाँ, S2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इससे थोड़ा ज्यादा है। S1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ से यहाँ तक इतना ही है, और S2 का इतना कुछ फालतू है और इतना भी कुछ फालतू है। तो मतलब S2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, लेकिन उसका क्या फायदा जब उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, है ना। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सिर्फ S1 का जो एरिया है उसी से पास कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एरिया A1 लेंगे ना कि A2 लेंगे, राइट। क्योंकि A2 एरिया बढ़ा देने से केवल नहीं होगा ना, हमें उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चाहिए जो कि नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर उतना ही होगा, ठीक है। B1 × A1, B1 × A1 cos 0 डिग्री। N2 φ2 इज इक्वल टू N2L। B1 के लिए आप लोग लिखेंगे μ0 N1 I1। उसके बाद A1 के लिए पाई R1² और ये आपका cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है। इसे आप लोग इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब फिर आप लोग पढ़े हैं फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। तो फ्लक्स लिंकेज N2 φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल S1, राइट। और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल यानी S2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल S1 लिखेंगे, ठीक है। M21 क्या है? M21 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1। दिस इम्प्लाइज N2 φ2। N2 φ2 के लिए अभी आपने इक्वेशन डिराइव किया है, वो क्या मिला आपको? ये μ0 N1 N2 I1 को लास्ट में लिख दिया जाएगा, ठीक है। μ0 N1 N2, उसके बाद पाई R1² इंटू L, और लास्ट में I1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया किसके लिए? N2 φ2 के लिए। N2 φ2 का वैल्यू ये रहा, विच इज इक्वल टू M21 इंटू I1 और I1 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलता है M21 इज इक्वल टू μ0 N1 N2 पाई R1² L। अब जरा आप लोग गौर से देखिएगा, M12 और M21 दोनों के लिए सेम इक्वेशन मिला है, सेम वैल्यू मिला है, μ0 N1 N2 पाई R1² L। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि हम लोग दो कॉइल लेते हैं S1 और S2, ठीक है, करंट किसी में भी फ्लो कराएगा, दूसरे में EMF इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका वैल्यू सेम रहता है, चाहे आप S1 में करंट फ्लो करवाइए या फिर S2 में करंट फ्लो करवाइए। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग नेमिंग करने की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इस सिस्टम का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसे हम लोग M से डिनोट करेंगे। M इज इक्वल टू μ0 N1 N2
पाई R1 स्क्वायर L, राइट। अब जरा सोचिए, यदि इस क्वाइल में एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी हो म्यू आर, तो आप लोग जानते हैं ये म्यू नॉट के बजाय यहाँ पर यूज करेंगे म्यू, जो कि इक्वल होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर के, यानी कि यहाँ पर जो इंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। यदि हम लोग फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस यूज करेंगे, ठीक है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है उसका, कुछ सबस्टांसेस के लिए तो ग्रेटर देन 1000 होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर्स वगैरह बनाते समय जो है सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसी का यूज किया जाता है। उसमें दो कॉइल्स होते हैं, एक कॉइल में करंट फ्लो करता है और दूसरे कॉइल में करंट जो है वो इंड्यूस होता है, ओके। और दोनों कॉइल्स को जो है सेम सॉफ्ट आयरन के कोर पर जो है वाउंड किया जाता है। यदि आप डायरेक्ट विदाउट एनी कोड आप वाउंड करते हैं तो वहाँ पर इंडक्टेंस कम होगा, और इंडक्टेंस कम होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है, उसका वैल्यू आपको कम मिलेगा। तो यदि if material with relative permeability mu r is introduced, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ओके। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आपने अभी डिराइव करना सीखा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। अब इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, ये हम लोग देखते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग कैलकुलेट करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई से, जो कि है xi इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बी अपॉन डी टी। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं xi इज इक्वल टू माइनस डी एन फाई बी अपॉन डी टी। एन फाई बी क्या है, ये है फ्लक्स लिंकेज। एन फाई बी क्या है, फ्लक्स लिंकेज, एंड फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट, है ना। यदि प्राइमरी कॉइल में करंट है I और सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूस्ड सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू होगा माइनस डी एन फाई बी अपॉन डी टी, और एन फाई बी जो है वो इक्वल होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल। xi इज इक्वल टू माइनस डी एन फाई बी के लिए हम लोग लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स इनटू करंट इन प्राइमरी कॉइल। सपोज करंट इन प्राइमरी कॉइल जो है वो I है। अब m जो है वो एक कांस्टेंट है, तो xi इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m एक कांस्टेंट है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये पाई रेडियस लेंथ, ये सब कांस्टेंट है, ओके। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस m जो है वो एक कांस्टेंट होगा, तो आप लोग लिखेंगे xi इज इक्वल टू माइनस m डी आई अपॉन डी टी। क्या पता चलता है आपको, जब एक कॉइल से करंट वेरी करता हो, यहाँ डी आई अपॉन डी टी है, राइट, जिसका वैल्यू यदि नॉन जीरो रहे, डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू यदि नॉन जीरो रहे, यानी करंट वेरी कर रहा है, ठीक है। डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू यदि नॉन जीरो रहे, यानी कि करंट वेरी कर रहा है, तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक कॉइल में करंट वेरी कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण उसके आसपास में जो कॉइल होगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना दिया जाएगा, xi इज इक्वल टू माइनस m डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। लेकिन यदि डी आई अपॉन डी टी जीरो, इसका मतलब डी आई अपॉन डी टी जीरो कब होगा, जब करंट कांस्टेंट हो, राइट। तो जब करंट कांस्टेंट होगा तो डी आई अपॉन डी टी जीरो होगा, डी आई अपॉन डी टी जीरो होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
म्यूचुअल इंडक्शन के कारण करंट ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा जब करंट वायरिंग हो। प्राइमरी कॉइल में यदि करंट वैरी कर रहा हो तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस कारण से करंट इंड्यूस होगा। ओके, तो आज की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, और फिर म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके लिए इक्वेशन। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।